हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 6 में आपका चैप्टर फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, भोजन और ये कहाँ से आता है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। पिछले सेशन में आपको मैंने बताया था कि किस तरह से किसी भी बीज को भिगो करके हम उसका स्प्राउट तैयार कर सकते हैं, यानी कि अंकुरित अनाज बना सकते हैं। और अंकुरित अनाज की जो पोषक वाली लेवल है, पोषण जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, न्यूट्रिशन का लेवल बढ़ जाता है। और स्प्राउट्स या अंकुरित अनाज हमारे खाने में दैनिक जीवन में शामिल करना बहुत जरूरी है। उससे अच्छी मात्रा में बच्चों को प्रोटीन मिलता है और फाइबर भी बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और उसी कॉन्सेप्ट को हम और आगे बढ़ाएंगे और कुछ नई बातें समझाऊंगी मैं आपको, जिसके बारे में आपको विचार करना होगा और दैनिक जीवन में अपने इन चीजों को शामिल करना होगा। जैसा कि आप सभी को पता है, कल मैंने आपको एक एक्टिविटी बताई थी। आपको मैंने कल स्प्राउट्स बनाने का तरीका बताया था, प्रिपेयरिंग स्प्राउट्स, यानी कि स्प्राउट्स जो है कैसे बनाए जाते हैं वो मैंने आपको बताया था। जिसमें मैंने आपको बताया था कि पुट सम ड्राई ग्राम सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर। पानी से भरा हुआ एक कंटेनर लेंगे, उसमें कुछ चने के बीज डालेंगे, यानी कि जो सूखा चना होता है ब्राउन कलर का, उनको डालेंगे और कीप दिस कंटेनर असाइड फॉर 1 डे। एक दिन के लिए उस कंटेनर को हम क्या करेंगे, अलग रख देंगे। ड्रेन द वाटर द नेक्स्ट डे एंड कीप द सोक्ड ग्राम सीड्स इन अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ। उसके बाद पानी को हम ड्रेन कर देंगे और अगले दिन जो ये भीगे हुए चने के दाने हैं इनको हम गीले कपड़े में लपेट करके रख देंगे। एक दिन बाद हम क्या देखेंगे कि छोटे छोटे व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर्स आपको बीज के ऊपर दिखाई पड़ रहे हैं और इन सीड्स को आप क्या कहते हैं, दीज सीड्स आर कॉल्ड स्प्राउट्स। ये सीड्स जो है ये स्प्राउट्स कहलाते हैं। तो इस तरीके के स्प्राउट्स को दीज सीड्स कैन बी कंज्यूम्ड आफ्टर वॉशिंग। इसको एक बार एक पानी से धोने के बाद आप खा सकते हैं। यू कैन ऑल्सो बॉयल दीज सीड्स एंड ईट देम आफ्टर एडिंग सम स्पाइसेस, यानी कि इन बीजों को आप बॉयल भी कर सकते हैं और इनको आप कुछ मसाले डाल करके, कुछ प्याज, टमाटर, नींबू का रस, कुछ और चीजें ऐड करके भी इसको आप खा सकते हैं। यानी कि आप जब ये स्प्राउट्स तैयार हो जाएं तो उनको खाने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके से आप उनको खा सकते हैं। उनकी बहुत ज्यादा उनको डीप फ्राई नहीं करेंगे, बस उसके अलावा दूसरे किसी भी तरीके से बॉयल करके, मसाले डाल करके, उसमें कुछ सब्जियां ऐड करके उसको सैलेड के रूप में आप खा सकते हैं। और ये जो स्प्राउट्स होते हैं इनका जो पोषण, जो इनका न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है बच्चों, ये बहुत कैसा होता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छी होती है। इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो बहुत अच्छी होती है और इसको आप कंज्यूम कर सकते हैं धुलने के बाद और मसाले डाल करके, प्याज, टमाटर, नींबू का रस डाल करके, या दूसरे किसी भी तरीके से जैसा आप चाहें। तो हमने बात करी किनकी, स्प्राउट्स की, यानी कि हमने बात करी अंकुरित अनाजों की। ये जो अंकुरित अनाज होते हैं ये आपको कहाँ से मिलते हैं। चैप्टर हमारा है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी कि हमको जो भोजन है वो कहाँ से प्राप्त होता है, उसके स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो जब हम इस चीज के बारे में देखते हैं कि भोजन जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है, उसके स्रोत के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है, तो हम क्या देखते हैं कि जो भोज्य पदार्थ हैं वो हमको अलग अलग स्रोतों से मिलते हैं। यानी कि या तो वो जंतु उत्पाद हो सकते हैं या वो वनस्पति उत्पाद हो सकते हैं। जंतु उत्पाद के रूप में कुछ चीजें ऐसी हमारे सामने आती हैं जिनको हम, जो हमें जंतुओं से प्राप्त होती हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें वनस्पतियों से प्राप्त होती हैं। तो आप complete the given table by listing the name of the edible part of the given plants.
अब मैंने आपको पिछले सेशन में ये चर्चा की थी, इस कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया था कि यदि एक पौधे के अलग-अलग भाग होते हैं। आप सभी को पता है एक पौधे के कई भाग होते हैं, जैसे कि पौधे की जड़, पौधे का तना, पौधे की पत्तियां, पौधे के फूल और पौधे के फल। इन पांचों भागों में से कौन से पौधे का कौन सा भाग खाने योग्य होता है या एडिबल पार्ट होता है, उसके बारे में भी मैंने आपको समझाया था। तो सामने दी गई जो टेबल है, जो सारणी है, उसमें आपको प्लांट सोर्स से मिलने वाले कुछ खाद्य पदार्थों के नाम दिए गए हैं और उसका एडिबल पार्ट आपको लिखना है। जैसे आपका अनियन है, कैरेट है, स्पिनच है, सनफ्लावर है और कुकुम्बर है। तो अनियन आपको प्लांट सोर्स से मिलता है, यानी कि ये एक पादप उत्पाद है और इसका जो एडिबल पार्ट है वो क्या है? इसका एडिबल पार्ट जो है वो इसकी पत्तियां हैं। उसकी पत्तियों को भी खाया जाता है और इसके बल्ब को खाया जाता है, यानी कि जो बल्ब के शेप में प्याज होती है वो खाई जाती है और इसकी अनियन की जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, उनको भी स्प्रिंग अनियन के रूप में खाया जाता है। नेक्स्ट होता है गाजर यानी कि कैरेट। कैरेट का जो एडिबल पार्ट होता है बच्चों, वो क्या होता है? कैरेट का एडिबल पार्ट होता है और कैरेट का जड़ ये आपका खाने योग्य भाग होता है। जो गाजर है जिसको हम सलाद के रूप में यूज करते हैं, जिससे गाजर का हलवा भी बनाया जाता है, अलग अलग रेसिपीज बनाई जाती हैं, वो कैरेट क्या है? उस पौधे की जड़ है जो खाद्य पदार्थों के द्वारा फूल करके मोटी हो गई होती है और उसको हम खाने योग्य भाग के रूप में, एडिबल पार्ट के रूप में यूज करते हैं। स्पिनच यानी कि पालक के पत्ते खाए जाते हैं। तो यानी कि पालक के पौधे का जो एडिबल पार्ट है, जो खाने योग्य भाग है, वो क्या है? खाने योग्य भाग उसके पत्ते हैं, यानी कि उनकी लीव्स हैं। उसके बाद सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी का पौधा। इस सूरजमुखी के पौधे का जो एडिबल पार्ट है वो क्या है? सनफ्लावर के बीज, उनको ग्राइंड करके सनफ्लावर ऑयल निकाला जाता है, यानी कि जो सनफ्लावर का बीज है वो उसका एडिबल पार्ट होता है। सूरजमुखी के आप सभी ने देखे होंगे कभी न कभी बहुत बड़े बड़े सुंदर फूल होते हैं। तो सूरजमुखी के जो बीज होते हैं उनसे तेल निकाला जाता है और वो उसका एडिबल पार्ट होता है, यानी कि वो उसका खाने योग्य भाग होता है। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं कुकुम्बर यानी कि खीरा की। तो खीरा जो होता है, इसका पौधा, ये आप सबको पता है कि कुकुम्बर जो होता है ये पेड़ नहीं होता। पहली चीज तो पेड़ नहीं होता, लता में होता है, यानी कि विसर्पी लताएं होती हैं जो जमीन को टच करते हुए चलती हैं और खीरा का जो फल है वो उसमें लगता है। तो खीरा जो है उसका एडिबल पार्ट, यानी कि खीरे के पौधे का खाने योग्य भाग जो होता है वो उसका फल होता है, यानी कि वो उसका फ्रूट होता है। तो ये आपका प्लांट सोर्स है और इसका एडिबल पार्ट है। अब अगर हम एनिमल्स की क्लासिफिकेशन करें किसके आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स, उनके खाने की आदतों के आधार पर यदि हम जंतुओं का क्लासिफिकेशन करें तो वो कैसे सामने आएगा? ध्यान से इस चीज को सुनेंगे, समझेंगे और कहीं अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो आप क्या करेंगे? कंफ्यूज होने पर आप तुरंत ही मुझसे सवाल जरूर पूछेंगे। सवाल कैसे पूछेंगे? चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं या हैंड रेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। यदि हम आपको
यदि आप कहानी के रूप में इसको समझना चाहें तो एक ध्यान से देखेंगे। A lion was kept in an area which was full of fruit trees. एक शेर, उसको एक ऐसी एरिया में रख दिया जाए जहां पे बहुत सारे फलदार वृक्ष हों, बहुत सारे छोटे छोटे हर्ब्स के पौधे हों, बहुत सारी झाड़ियां हों, श्रब्स हों, बट डिवॉइड ऑफ एनी एनिमल। शेर को एक ऐसे जगह पे रख दिया जाए जहां पे बहुत सारी ट्रीज हों, बहुत सारे फलदार वृक्ष हों, बहुत सारी झाड़ियां हों, लेकिन वहां पे कोई भी जीव जंतु ना हो। ठीक है, तो क्या देखेंगे आप? इट वॉज सीन दैट आफ्टर अ मंथ द लायन वॉज डेड। यदि ऐसी जगह पे रख दिया जाए किसी भी शेर को, तो आप देखेंगे कि 1 महीने के बाद वो शेर मर जाएगा। अब क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस जगह पे शेर क्यों मर जाएगा, है ना? वेल, दिस हैपेंड बिकॉज अ लायन डज नॉट ईट प्लांट्स। क्योंकि ये इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो शेर है, शेर क्या करता है? शेर पेड़ पौधे नहीं खाता है। इट रिक्वायर्स फ्लैश टू सेटिस्फाई दिट्स हंगर। तो उसको अपनी भूख को शांत करने के लिए, यानी कि शेर को अपनी भूख को शांत करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है बच्चों? वो होता है मांस, यानी कि फ्लैश। उसको अपनी भूख को शांत करने के लिए मांस की जरूरत होती है, फ्लैश की जरूरत होती है। Hence, in the absence of animals, it died due to starvation. तो वो जिस जगह पे हमने शेर को रखने की बात करी, वहां पे बहुत सारे फलदार वृक्ष थे, बहुत सारी झाड़ियां थी, बहुत सारा ग्रीनरी था, लेकिन जो शेर है वो मर जाएगा 1 महीने के बाद। क्यों मर जाएगा? भूख के कारण मर जाएगा, या वो भोजन नहीं पाएगा, इस कारण से वो मर जाएगा। उसके लिए भोजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? वो मर जाएगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि सभी जीव जंतु फ्लैश पर ही निर्भर होते हैं भोजन के लिए? Does this mean that all animals eat flesh? क्या सभी जीव जंतु मांस ही खाते हैं? नहीं, सभी जीव जंतु मांस नहीं खाते। तो फिर फूड हैबिट्स, यदि हम बात करें भोजन खाने की आदत, तो जो जीव जंतु होते हैं उन जीव जंतुओं में खाने की आदतों के आधार पे अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम उदाहरण की बात करें तो हम बात करें सबसे पहले गिलहरी की। हम किसकी बात करें? गिलहरी की। स्क्विरल्स क्या करती हैं? स्क्विरल्स लाइक नट्स, एलिफेंट लाइक्स शुगर केन। जैसे आपको भी अलग अलग फ्रूट्स खाना पसंद होगा। किसी को चिकन करी बहुत अच्छी लगती है, किसी को एग्स बहुत अच्छे लगते हैं, किसी को बनाना बहुत अच्छा लगता है, किसी को एप्पल बहुत अच्छा लगता है, कोई ग्रेप्स बहुत ज्यादा पसंद करता है, कुछ लोगों को तरबूज वाटरमेलन बहुत ज्यादा पसंद होता है। यानी कि सबकी अलग अलग पसंद होती है। उसी तरह से यदि हम जानवरों की बात करें तो जानवरों की भी बच्चों अलग अलग पसंद होती है। जैसे जो गिलहरी होती है, स्क्विरल्स होती हैं, उनको नट्स खाना बहुत पसंद। जो हाथी होते हैं उनको गन्ना खाना बहुत पसंद होता है। जो भालू होते हैं उनको शहद खाना बहुत पसंद होता है। ये आपके लिए आश्चर्य का विषय हो सकता है, आपके लिए नई बात हो सकती है। तो आज जानेंगे आप कि स्क्विरल्स यानी कि गिलहरियां नट्स खाना पसंद करती हैं। एलिफेंट जो हैं वो गन्ना खाना पसंद करते हैं। बियर भालू क्या करता है? उसको शहद खाना बहुत ज्यादा पसंद होता है। और इसी तरह से अलग अलग जानवर जो हैं वो अलग अलग फूड आइटम्स को कंज्यूम करते हैं। डिफरेंट एनिमल्स कंज्यूम डिफरेंट फूड आइटम्स। अलग अलग जानवर अलग अलग
भोज्य पदार्थ खाना पसंद करते हैं। तो अब हम स्टडी करेंगे एनिमल्स के बारे में कि वो कुछ किस तरीके का फूड खा। स्क्रीन पर अपने देख पा रहे हैं एक, क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? एक शेर। एनिमल्स एंड देयर फूड। यदि हम जानवर और ये कैसा भोजन खाते हैं उसके बारे में यदि बात करें तो हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि अलग अलग जानवर अलग अलग तरीके का भोजन खाते हैं। अब इसमें ये आपको स्क्रीन में शेर दिखाई पड़ रहा है। तो शेर जो है, शेर क्या करता है? शेर हिरन को खा लेता है। शेर किसको खाता है? शेर खरगोश को भी खा सकता है। शेर ज़ीब्रा का भी शिकार कर सकता है। यानी कि शेर क्या है? देखिए, शेर हिरन को खा रहा है, शेर खरगोश को भी खा ले रहा है और शेर ज़ीब्रा को भी खा ले रहा है। मतलब शेर जो है वो एक ऐसा जानवर है जो अपने से छोटे जानवरों का शिकार कर ले रहा है और उनके मांस को खा करके अपना पेट भर रहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं क्या है? गिलहरी दिखाई पड़ रही है। स्क्रीन में गिलहरी दिखाई पड़ रही है। तो गिलहरी क्या खाती? गिलहरी ग्रेन्स, अनाज को खा लेती है। गिलहरी फलों को भी खा लेती है और गिलहरी और चूहा जो है वो स्मॉल इंसेक्ट्स को भी खा लेता है। इसके अलावा आप देख रहे हैं स्क्रीन में गाय, गाय दिखाई पड़ रही है। गाय जिसको हम, गाय हमारी संस्कृति में पूजनीय मानी गई है। क्यों? उसके अंदर पाए जाने वाले विशेष गुणों के कारण जो है गाय हमारे संस्कृति में पूजनीय मानी गई है। तो गाय के से हमें क्या क्या फायदे होते हैं? गाय से हमें पीने के लिए शुद्ध दूध मिलता है। लेकिन गाय क्या खाती है? गाय एक प्रकार का संपूर्ण रूप से शाकाहारी जानवर है। गाय जो है वो घास खाती है, गाय अनाज खाती है और गाय और भी चीजें खाती है। गाय चारा भी खाती है। यानी कि गाय जो है वो क्या है? गाय जो है वो क्या है? गाय आपका घास खाती है, अनाज खाती है और चारा खाती है। ठीक है? तो एनिमल्स और उनके भोजन के आधार पर हम देख रहे हैं कि अलग अलग खाद्य सामग्रियों को खाने की आदतों के आधार पे जो जानवर होते हैं उनको हम अलग अलग कैटेगरीज में वर्गीकृत कर सकते हैं या उनको हम अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है? बेस्ड ऑन द गिवन टेबल जो आपको मैंने ऊपर सारणी दिखाई, तो हम ये अंदाजा लगाते हैं कि कुछ एनिमल्स जो हैं वो केवल प्लांट्स खाते हैं और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो केवल जानवरों का सेवन करते हैं। जैसे हमने गाय की बात करी, तो गाय केवल पौधों पर डिपेंडेंट है या पौधों पर निर्भर है अपने भोजन के लिए। लेकिन हम वहीं पर शेर को देख रहे हैं। शेर को यदि बहुत सारे फलदार वृक्षों वाली जगह पे, जहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी है, बहुत सारी घास है, वहां पे रख दिया जाए तो शेर क्या होगा? मर जाएगा। यानी कि शेर भूख के मारे वहां पे मर जाएगा। क्यों? क्योंकि शेर घास, पात, फल, फ्रूट ये सब कुछ खाता ही नहीं है। तो अब हम देखेंगे 3 कैटेगरीज के जानवर होते हैं। तो ये जो जानवर हैं ये किसके आधार पे? एनिमल्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर ईटिंग हैबिट्स। खाने की आदतों के आधार पे जो जानवर होते हैं उनको हम अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स। अपनी खाने की आदतों के आधार पे जो जानवर होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं आपके शाकाहारी, दूसरे होते हैं आपके मांसाहारी और तीसरे प्रकार के वर्ग को हम कहते हैं सर्वाहारी। तो पहले हम नाम से समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। हर्बीवोर्स हर्ब्स पे डिपेंडेंट होते हैं। ऐसे जानवर जो हर्ब्स पे डिपेंडेंट होते हैं हर्बीवोर्स कहलाते हैं। जो शाक पे डिपेंडेंट होते हैं शाकाहारी कहलाते हैं। कॉर्निवोर्स
ऐसे जानवर जो केवल मांस पे डिपेंडेंट होते हैं, मांस पे निर्भर होते हैं, मांसाहारी या कॉर्निवोर्स की कैटेगरी में आते हैं। और तीसरे प्रकार के जानवर होते हैं बच्चों ओमनिवोर्स, यानी कि सर्वाहारी, यानी कि ऐसे जानवर जो घास और मतलब जो पेड़ पौधों से मिलने वाले उत्पादों का भी सेवन करते हैं और जो मांस भी खाते हैं, है ना। तो यदि हम बात करें अपने लोगों की, यदि हम मनुष्यों की बात करें तो हम कैसे हैं, सोच करके बताइएगा कि हम किस तरीके की कैटेगरी में आए। अगर इस क्लासिफिकेशन के आधार पे आप देखते हैं तो अपने आप को आप कौन सी कैटेगरी में रखना चाहेंगे, अपने आप को आप कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, है ना। तो कुछ बच्चे देखते हैं कि बच्चे कौन कौन सी कैटेगरी में अपने आप को रख। नेक्स्ट देखेंगे, अब इस टेबल को, सारणी को आप बहुत ध्यान पूर्वक देखिए। इस सारणी को आप देखेंगे, प्लेस द एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स इन ग्रुप ए एंड द एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स इन ग्रुप बी। ए ग्रुप में किसको रखना है, ऐसे एनिमल्स को जो केवल प्लांट प्रोडक्ट्स का या प्लांट्स का सेवन करते हैं, और ग्रुप बी में ऐसे एनिमल्स को रखना है जो केवल दूसरे जानवरों को खाते हैं, यानी कि मांस का सेवन करते हैं। तो डियर एक प्रकार का जानवर है, हिरन जिसको कहते हैं, हिरन क्या फूड कंज्यूम करता है, लीव्स, ग्रास, फ्रूट्स, यानी कि वो पत्तों पर, घास पर और फल फ्रूट पर निर्भर होता है अपने जीवन यापन के लिए। तो इसको आप कौन से ग्रुप में रखेंगे, इसके लिए आप कौन से ग्रुप में इसको रखेंगे, तो आप इसको रखेंगे बच्चों ग्रुप ए में, आप इसको ग्रुप ए में रखेंगे। बटरफ्लाई यानी कि तितली, तितली कैसा फूड कंज्यूम करती है, तितली का जो लार्वा होता है, जिसे आप कैटरपिलर के नाम से जानते हैं, वो पत्तियों का सेवन करता है, पत्तियों पे रहता है और उसको खाता है। और जो तितली होती है वो फूलों का मकरंद चूस करके अपना जीवन यापन करती है, यानी कि उसका भोजन क्या होता है, फूलों का मकरंद होता है। तो ये कौन से ग्रुप में आ गया, ये ग्रुप ए में आएगा, है ना। ये प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स पे निर्भर होती है, तो ये आपका कौन से ग्रुप में आ गया, ये आपका ग्रुप ए में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे ईगल की, यानी कि हम एक बहुत बड़े पक्षी ईगल की बात कर रहे हैं, गिद्ध जिसको कहते हैं। ये किस पर डिपेंडेंट होता है, ये कभी आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल में या कुछ और जगहों पे, या आपने आंखों से भी अपने देखा होगा कि ईगल क्या करता है, पानी में उड़ते हुए जाता है और फिश पकड़ करके निकाल ले जाता है। वो वाटरफाउल को भी खाता है, वो रैबिट्स को भी खा लेता है। तो ये कौन से ग्रुप में आ गया, यानी कि केवल चर्चा इस बात की हो रही है कि ये किस तरीके का भोजन सेवन कर रहा है। तो ग्रुप बी में किसको रखना है, ऐसे जंतुओं को जो केवल दूसरे जानवरों पर निर्भर हैं, यानी कि ईगल जो है वो ग्रुप बी में आ गया। ईगल जो है वो किस ग्रुप में आ गया बच्चों, ईगल ग्रुप बी में आ गया। बात करें हम काऊ की, गाय की, तो गाय कैसा भोजन खाती है, गाय दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट होती है। गाय किस पर होती है डिपेंडेंट, दूसरे प्लांट्स पे। गाय क्या कर रही है, पत्तियां खाती है, हरे पेड़ पौधे खाती है, भूसा खाती है, चारा खाती है, अनाज खाती है, यानी कि हर तरीके का भोज्य पदार्थ उसका यदि देख लिया जाए तो वो केवल प्लांट बेस्ड होता है, यानी पौधों पर निर्भर होती है। तो गाय क्या हो गई, ग्रुप ए में आ गई। गाय क्या हो गई, ग्रुप ए में आ गई। फिर हम बात करें चिंपैंजी, इतना बड़ा जानवर होता है, ये क्या खाता है, चिंपैंजी नट्स खाता है, चिंपैंजी बेरीज खाता है और चिंपैंजी इंसेक्ट्स को भी खा लेता है। तो ये कौन सी कैटेगरी में आ गया, रैट,
यानी यदि हम बात करें चूहे की, तो ये आपको लिखना है। यदि हम चूहे की बात करें तो चूहा क्या करता है? बग्स को खा लेता है, अनाज भी खा लेता है ना। हम बात करें जिराफ की, इतना बड़ा जानवर है लेकिन जिराफ केवल बेलों को खाता है, वाइन्स को खाता है। जिराफ हर्ब्स को खा लेता है, जिराफ पत्तियों को खाता है। लायन, यदि हम बात करें शेर की, तो शेर क्या करता है? डियर, हिरन को खा लेता है। एंटीलोप, ज़ीब्रा, यानी ये तीनों जानवर। तो इसके आधार पे ऐसे जानवर, अब इस टेबल को देख करके आपने क्या समझा? आपने ये समझा कि ऐसे जानवर जैसे आपका हो गया हिरन, तितलियां, गाय, जिराफ, ये सारे क्या हैं? ये केवल प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट हैं। ये किसी भी तरह से केवल प्लांट या प्लांट से बनने वाले प्रोडक्ट्स का ही सेवन करते हैं। ये या तो पौधों पे या पौधों से बनने वाले उत्पादों पर निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए। तो इस तरीके के जंतुओं को हमने ग्रुप ए में प्लेस किया। इस तरीके के जंतुओं को हमने ग्रुप ए में प्लेस किया। तो ये जो ग्रुप ए के जानवर होते हैं, ये कैसे होते हैं? सच एनिमल्स आर नोन एज हर्बीवोर्स। इस तरीके के जानवर जो हैं वो, उनको हम किसकी कैटेगरी में रखते हैं? हर्बीवोर्स, यानी कि शाकाहारी की कैटेगरी में रखते हैं। इस तरीके के जानवरों को जो पौधों और पौधों से होने वाले या पौधों से मिलने वाले उत्पादों पर, प्लांट प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स पर निर्भर होते हैं, ऐसे जंतुओं को, ऐसे जानवरों को हम शाकाहारी जानवर की कैटेगरी में रखते हैं। बात करते हैं ऐसे जानवरों की जो ज्यादातर क्या करते हैं? दूसरे जानवरों पर निर्भर होते हैं। जैसे हम बात करें यदि ईगल की, हम बात करें शेरों की, तो मोस्टली ये क्या करते हैं? जानवरों का सेवन करते हैं, यानी खुद जानवर हैं और ये अपने से छोटे दूसरे जानवरों का सेवन करते हैं। तो हेंस दे आर प्लेस्ड इन ग्रुप बी। जैसा कि ऊपर यदि हमने इसको गेम की तरह देखा तो ग्रुप ए में हमने शाकाहारी जंतुओं को रखा और ग्रुप बी में हमने मांसाहारी जंतुओं को रख दिया। तो जो ग्रुप ए था वो केवल पौधों पर निर्भर था, ग्रुप बी केवल अपने से छोटे जानवरों पर निर्भर था। सच एनिमल्स आर नोन एज कार्निवोर्स, यानी कि इनको हमने मांसाहारी की कैटेगरी में रख दिया। ठीक है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द गिवन टेबल दैट देयर आर सम एनिमल्स सच एज चिंपैंजीज और रैट्स। देखिए कुछ जानवर इस टेबल में आपको दिखाई पड़े। जैसे हमने बात करी चिंपैंजी की, चिंपैंजी क्या कर रहा है? बेरीज भी खाता है, लेकिन चिंपैंजी छोटे छोटे इंसेक्ट्स को भी खा ले रहा है। फिर हमने बात करी रैट्स की, चूहों की। चूहे भी क्या कर रहे हैं? प्लांट प्रोडक्ट्स को भी खा रहे हैं, यानी कि अनाज भी खा रहे हैं और छोटे छोटे जंतुओं को भी खा देते हैं। तो ये क्या है? जिसको जहां पे आप कंफ्यूज हो गए, जहां पे आपने ना तो ग्रुप ए लिखा ना ग्रुप बी लिखा, आपने वहां पे ग्रुप ए भी नहीं लिखा और ग्रुप बी भी नहीं लिख पाए, यहाँ पे ब्लैंक छूट गया आपका, रैट भी आपका ब्लैंक छूट गया। क्यों छूट गया ब्लैंक? क्योंकि वहां पे ना तो वो ग्रुप ए में थे और ना वो ग्रुप बी में थे। जिराफ आपका फिर से ग्रुप ए में आ गया, लायन आपका ग्रुप बी में आ गया। ये क्लियर। कुछ ग्रुप ऐसा आपको मिला कि जो ना तो पूर्ण रूप से शाकाहारी था ना ही पूर्ण रूप से मांसाहारी था, यानी उसके खाने की आदतों में कुछ ऐसी चीजें भी पाई गईं जो पौधों से मिल रही थी और उसके खाने की आदतों में कुछ ऐसी चीजें भी पाई गईं जो केवल जंतुओं से मिल रही थी। यानी कि वो दोनों तरीके की चीजें खा रहा था, वो प्लांट्स भी खा रहा था और वो मांस भी खा रहा था, यानी कि वो दूसरे जंतुओं को भी खा रहा था। ऐसी कैटेगरीज क्या कहलाती हैं? ऐसी कैटेगरीज बच्चों कहलाती हैं ओमनीवोर्स, यानी कि सर्वाहारी। ऐसी कैटेगरीज क्या कहलाती हैं? ओमनीवोर्स, यानी कि सर्वाहारी।
तो ओमनीवोर्स जो आपने ब्लैंक छोड़ा वो ओमनीवोर्स हैं, उनको आप ग्रुप सी में रख सकते हैं। तो एक पहेली करेंगे और उसके बाद हम इस सेशन को खत्म करेंगे। अगले सेशन में हम और चर्चा करेंगे। रिडल टाइम आया। रिडल टाइम में हम क्या देखते हैं? अ मैन इज ट्रेवलिंग थ्रू अ फॉरेस्ट विद हिज शीप, वुल्फ एंड अ बंडल ऑफ ग्रास कलेक्टेड इन द फॉरेस्ट। एक कहानी को ध्यान से सुनेंगे। एक आदमी है, वो एक जंगल में यात्रा कर रहा है। उसके साथ क्या है? उसकी भेड़ें हैं, उसका वुल्फ है और एक घास का बंडल है जो उसने फॉरेस्ट से ही क्या किया है? कलेक्ट किया है। जंगल से ही काट करके एक घास का बंडल भी उसके पास है। ऑन द वे, रास्ते में क्या देखता है? दे कम अक्रॉस अ रिवर विच हैज टू बी क्रॉस्ड विद द हेल्प ऑफ अ बोट। वो क्या देखता है कि रास्ते में एक नदी है और उस नदी को उसको किसकी सहायता से पार करनी है? बोट की सहायता से पार करना है, यानी नाव की उसको सहायता लेनी पड़ेगी। द बोट कैन कैरी ओनली 2 थिंग्स एट एनी गिवन टाइम। लेकिन जो नाव है उसकी क्षमता है वो केवल 2 चीजों को अपने साथ एक बार में ले जा सकती है। तो जो आदमी है वो कंफ्यूज हो गया। द मैन कैन नॉट लीव द वुल्फ एंड द शीप अलोन। जो आदमी था वो अपने वुल्फ को और भेड़ को साथ में, भेड़ और भेड़िया को साथ में नहीं छोड़ सकता था। बिकॉज ऑफ द वुल्फ इज अ कॉर्निवोर एंड इट विल ईट द शीप। खतरा है। अब इस कहानी को समझ लेंगे। अगले सेशन में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो भेड़िया है वो भेड़ को खा जाएगा क्योंकि वो क्या है? मांसाहारी है। He can neither leave the sheep and the grass bundle alone. वो साथ में पत्तों वाले बंडल को और भेड़ को भी नहीं छोड़ सकता क्योंकि शीप जो है वो क्या है? हर्बीवोर है, शाकाहारी है। The wolf and the grass can be left. जो भेड़िया था वो और जो घास का बंडल है वो एक साथ छोड़ा जा सकता है क्योंकि जो वुल्फ है डज नॉट ईट ग्रास। तो अब सोचिए, can you think of a way in which the man can cross the river safely with his belongings? इसकी कहानी आपने पढ़ ली और कहानी के बारे में हम चर्चा करेंगे अगले सेशन में। बच्चों, आज एक सुंदर सी कहानी के साथ सेशन को हम खत्म करते हैं और इस कहानी में उस आदमी के बारे में, उस भेड़िए और उस शीप के बारे में और उस घास के बंडल के बारे में सोचना है कि रास्ते में उसको एक नदी मिली तो वो कैसे पार करेगा। अगले सेशन में इस कहानी पर हम चर्चा करेंगे कि इस कहानी से आपको क्या समझ में आता है और आपने क्या समझा। आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में आप सभी का कुछ इसी कहानी के बारे में हम समझेंगे और सोचेंगे। That's all for today. Have a nice day. Take care.